स्वागत है सभी फ्यूचर प्रोफेशनल्स का। वेलकम टू एजेसी। यहां का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों आज एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूं एक और बार आपके सामने। सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर एक यूनिट है जिसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा इस लेक्चर के अंदर अपन लोग कवर करेंगे। मोस्टली इसके दो पार्ट्स बनने वाले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स है इसके अंदर, पूरे के पूरे कलरफुल है। आप लोग डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये लेक्चर को बनाया है। शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। सबसे पहले एजेसी है तो मुमकिन है, बिल्कुल एजेसी है तो बिल्कुल मुमकिन है। क्या मुमकिन है? सीए और सीएमए बनने का सपना और करोड़ों रुपए पैसे कमाने का जो सपना होता है ना, वो पूरा करने का आज मैं आपको मौका दे रहा हूं। अब अगला है, सर चैप्टर की डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। चैप्टर की डिटेल्स बिल्कुल बताएंगे दोस्त। यहां पर चैप्टर जो है सी कैटेगरी का है। जो पहली बार लेक्चर के अंदर देख रहा है उसको पता चलेगा कि भाई ए बी सी कैटेगरी क्या है। इसके लिए आप हमारे पहले के लेक्चर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जो अकाउंटिंग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है दोस्तों इसकी सी कैटेगरी। ऑलमोस्ट 2 से 4 मार्क का आता है। सीएमए की बात अगर करेंगे, सीएमए की बात अगर अपन करेंगे तो वो होगा हमेशा हमेशा 2 एमसीक्यूज आएंगे। और अगर अपन सीए की बात करेंगे तो करीबन करीबन 2 से 4 मार्क का इसका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म होता है। सीएमए के अंदर एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म होता है। लेवल चिंदी नहीं, महाचिंदी, इतना चिंदी चैप्टर के तुमको क्या बताऊँ। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्योरी आएगा। सर चैप्टर के बेसिक्स एंड थियरी, बॉस है ही थियरी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर? तो सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट का नाम है उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नोटबुक निकालेंगे तुरंत, जो जो मैं बोलता हूं साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, जो जो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं सब कुछ लिखेंगे साथ साथ में। ठीक है, यहां पर अपन सर्च करते हैं मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, मेरे को सबसे पहले एक जवाब दो भाई, ये बंदे को तो आप सब जन जानते होंगे। कौन है ये है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और इवन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की इनकी एक कंपनी है। ओके, अब मेरे को थोड़ा सा बताइए, कल को फॉर एग्जाम्पल लॉसेज अगर हो जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो मुकेश अंबानी को पूरे देशवासियों के पैसे या जो भी शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाने पड़ेंगे क्या? क्या मुकेश अंबानी को चुकाने पड़ेंगे या नहीं चुकाने पड़ेंगे? कल को रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉसेज हो जाते हैं नॉर्मल जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो क्या मुकेश अंबानी को पूरे शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाने पड़ेंगे, बैंकों के पैसे चुकाने पड़ेंगे? आंसर इज नो। मुकेश अंबानी विल नॉट पे फ्रॉम हिज पर्सनल असेट्स, बिकॉज लोन किसने लिया था? रिलायंस ने लिया था। शेयर कैपिटल का पैसा किसने लिया था? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिया था। कानून की नज़र में बिजनेस अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है। कानून ये कहता है ओनर और बिजनेस दोनों ही अलग इंसान है। द बिजनेस इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसको मेरी भाषा में लिखेंगे फटाफट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को मेरी भाषा में लिखेंगे फटाफट, लिखिए चलिए। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। भैया ओनर अलग होता है और उसका बिजनेस अलग होता है। ओनर अलग होता है, उसका बिजनेस अलग होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि बिजनेस के अंदर ओनर हमेशा अलग होगा और उसका जो बिजनेस है वो हमेशा अलग होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें एजे क्लासेस की, तो एजे क्लासेस के अंदर भी सेम सीन है। एजे क्लासेस अलग है और आदित्य जवर खुद एक अलग इंसान है इन द आइज ऑफ द लॉ। तो इसी कंसेप्ट की वजह से अगर आपने देखा हो तो जब भी ओनर पैसा लेकर आता है धंधे के अंदर, तो अपन लिखते हैं कैपिटल और कैपिटल को लिखते हैं लाइबिलिटी साइड। क्योंकि बिजनेस क्या सोच रहा है, भैया ये ओनर को आज नहीं तो कल मुझे पैसा तो देना पड़ेगा, मेरे लिए तो लाइबिलिटी है। बिजनेस ये सोच रहा है आज नहीं तो कल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज, कल, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा। मैं इसको अपना समझ के रख नहीं सकता, ऐसा बिजनेस सोच रहा है। दैट इज द रीजन लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर रहा है कि भाई मेरे लिए तो लाइबिलिटी है। समझ रहे हो बात को? बिजनेस और ओनर हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं, दो सेपरेट एंटिटी है। आंखों
जो कानून की नज़र होती है ना, कानून की आंख, उसके अंदर तुम एक नेचुरल इंसान हो और वो एक आर्टिफिशियल इंसान है तो वो इंसान ही। आपने पढ़ा होगा बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझते क्या क्या लिखा है। अच्छा, इसके अंदर जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई है उसके अंदर डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, कंसेप्ट, पर्पस सब कुछ आएगा धीरे धीरे। तो पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है अकाउंटिंग पर्पस से कि बिजनेस और उसका ओनर दो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज है। सेकंड, वो डिस्टिंक्ट होता है। सेकंड, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, बिजनेस और उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस हमेशा अलग रिकॉर्ड करो। भाई तुमने अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर बिजनेस में से पैसा लेके चले गए तो याद है तुमको? बिजनेस में से पैसा लेके चले जाते हो तो क्या बिजनेस खर्चा मान लेता है? नहीं, वो तो उसको ड्राइंग्स दिखा देता है, बोला ये तो ड्राइंग्स है, बिजनेस मैन अपने घर पे पर्सनल उसके लिए लेके गया था, दैट इज ड्राइंग्स, दैट इज ड्राइंग्स, दैट इज द रीजन वो लोग रिकॉर्ड नहीं करते उसको बिजनेस एक्सपेंस में। ठीक है, ओनर का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर धंधे में आता है फॉर बिजनेस तो लाइबिलिटी मान लेता है उसको। ओनर कोई भी प्रकार का विड्रॉ करता है, चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, वो उसको कभी भी एक्सपेंस ट्रीट नहीं करता। वो बोलता है भैया ये तो क्या है, ड्राइंग्स है, क्योंकि मैंने जो बोला तुमको, ये अलग ये अलग, ये इंसान है ना, ये बिजनेस का मालिक है, इसका बिजनेस ये है, तो बिजनेस अलग है, ये इंसान अलग है। ये कंसेप्ट को दिमाग में रखने का चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्यों सिखाया जाता है, क्या कारण है इनके पीछे? जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो ये कंसेप्ट माइंड में लेकर ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का है, अपने मन से नहीं सोच के बनाने का है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट अपन को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, गैप्स के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, ये कुछ धारणाएं जो आपको मानकर चलनी है पहले से ही, कुछ धारणा है कि ये तुमको मान के चलना है, अपनी अक्ल नहीं लगाना है। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत मजा आएगा तुमको इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, आई गारंटी। एंड तक जब आप धीरे धीरे जाओगे ना, जब मैं पूरा एकदम मस्त फ्लो में आ जाऊंगा तब मजा ही आ जाएगा एकदम लेक्चर के अंदर। ठीक है, इफ द ओनर इन्वेस्ट 2 lakhs इन द बिजनेस इट विल रिकॉर्ड। आपको याद हो जब ओनर धंधे में पैसा लाता है तो अपन करते हैं कैश टू कैपिटल। क्यों करते हैं टू कैपिटल? क्योंकि लाइबिलिटी है इसीलिए। ठीक है, जब वो घर पे लेके चला तो अपन एक्सपेंस नहीं लिखते, अपन लिखते ड्राइंग्स टू कैश, एक्सपेंस नहीं लिखते। ठीक है, ये है कारण है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। ये पूरे के पूरे नोट्स आप चिंता मत करो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। सेकंड, आप चाहो तो इसके वो क्या बोलते हैं, लिख भी सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा लिखा। एग्जाम्पल लिखो कैपिटल, एग्जाम्पल लिखो ड्राइंग्स, ताकि तुमको पूरा का पूरा ये चीज़ जो है याद आ जाए पूरा का पूरा। ठीक है, फिर उसके साथ एक बार लिखना मुकेश अंबानी एंड रिलायंस, ये भी साथ साथ में लिख देना ताकि पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, रेडी है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बॉस? ठीक है, अगला है आपके सामने जिसका नाम है, लिखिए अगला कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैं समझाता हूँ तुमको। ठीक है, टेस्ला इंडस्ट्रीज आप लोग सब जन जानते होंगे। टेस्ला क्या बनाता है? गाड़ी बनाता है। मान लो ये टेस्ला एक नई और कार बना रहा है। यार तुम लोगों को ऐसा है कि मेरे को टेस्ला के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करने का है। यू आर थिंकिंग कि मुझे टेस्ला में इन्वेस्ट करने का। क्या तुम ये पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हो कि ये कंपनी तो कल बंद हो जाएगी? कभी सोचते हो क्या ऐसा कि ये कंपनी तो कल बंद हो जाएगी? सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, चिंता मत करो, अपन है। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। सो अब दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो मिस्टर एक्स मस्त एकदम स्वीट्स की दुकान खोलता है, मिठाई की दुकान। ठीक है, मिठाई की दुकान, आगे शादियों के सीजन आने वाला इसलिए बोल रहा हूँ। मिठाई की दुकान खुलता है, मस्त एकदम तड़ाकेदार फर्नीचर बनवाता है, मस्त आलीशान यूं करके फर्नीचर बनाएगा, फ्रिज विज लगाएगा। क्या वो ये सोच के बनाएगा, ये सब नया धंधा ये सोच के करता है कि मुझे तो 3 महीने बाद बंद करने का इसको? कभी भी सोचता है? अपने सपने में भी सोचता है? नहीं सोचता ना। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज़ है, गोइंग कंसर्न। तो इसके लिए लिखिए आप मेरी तरफ से जो लाइन है वो, चलता रहे मेरा बिजनेस, प्रॉफिट मेरी मंजिल। चलता रहे मेरा बिजनेस, प्रॉफिट मेरी मंजिल, ये लिखिए आप फटाफट। चलता रहे मेरा बिजनेस, प्रॉफिट मेरी मंजिल। सर ये क्या चीज़ है, ये क्या है? बताओ, बताते हैं। जब तक बिजनेस है तब तक वो चलता रहेगा, मेरे को ऐसा मान के चलना है। बिजनेस चलता कब है? जब तक उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो जब तक प्रॉफिट मिलता रहेगा बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 500 साल।
ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है कि बिजनेस अपने सारे के सारे ऑपरेशंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए कंटिन्यू करेगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। बंद होने का उसका फिलहाल कोई इंटेंशन नहीं है, बंद होने का फिलहाल उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, या फिर इवन उसकी कर्टेल करने की भी, कर्टेल मतलब कम करना अपने ऑपरेशंस को, वो भी उसकी अभी फिलहाल नहीं लग रही मेरे को। तो अब गोइंग कंसर्न कैसे खतरे में पड़ जाता है, आओ उसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर तुम सिगरेट का बिजनेस कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे हो सिगरेट, बीड़ी, ठीक है, तंबाकू, और अचानक आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन, वो बोलते हैं आज रात 12 बजे से देश के अंदर जितनी भी सिगरेट की कंपनीज है, तंबाकू की कंपनीज है, बंद, खत्म। कल से अगर कोई भी बंदा सिगरेट मैन्युफैक्चर करते पकड़ा गया तो उसको 50 साल के लिए जेल, ये नया कानून ला दिया। अब मेरे को जस्ट एग्जांपल दो, क्या जो बिजनेस चला रहे थे गुटखे का, तंबाकू का, सिगरेट्स का, क्या वो कंपनी अब जिंदा रह पाएगी? कल से जिंदा रह पाएगी? वो क्या होना पड़ेगा उनको? बंद होना पड़ेगा। तो अगले ही दिन से उनका क्या हो गया? गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गई वो कंपनी। क्यों हो गई? बोला ना, कुछ ऐसी चीज आ गई है जिससे लग रहा है अब वो बिजनेस विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। समझ रहे बात को? दूसरा एग्जांपल देते हैं। कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मशीन सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही इंसान के पास है। फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी के अंदर वो मशीन, जब तक ये मशीन है तब तक बिजनेस चल रहा था। अब दूसरी मशीन फॉर एग्जांपल नहीं बन सकती है, और बिजनेस के अंदर वो मशीन हो गई अब खराब, अब वो सुधर नहीं पा रही है, पड़ गया मेरा धंधा खतरे में। ये होता है गोइंग कंसर्न, खतरे में पड़ जाना। अब आप बिजनेस को ऐसा देखोगे कि बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करेगा फ्यूचर के अंदर। नाउ यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस। जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो माइंड में लेके चलता है एक ही कंसेप्ट को कि ये धंधा तो आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपने सभी ने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, क्या सोच के करता है? अरे ये तो 2 महीने में बंद हो जाएगा। अगर ऐसा सोचता तो क्या इन्वेस्ट करता? क्या वो तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ये सोच के खरीदते हो अरे ये तो 1 साल के अंदर बंद होने ही वाली है? खरीदते हो कभी भी? नेवर एवर। यू विल ऑलवेज बाय द शेयर्स फॉर द कैपिटल अप्रिसिएशन एंड अल्टीमेटली फॉर द बेटर। मतलब तुम्हारा एक ही चाहते हो, तुम्हारे एज ए शेयर होल्डर तो तुम तो अच्छा ही चाहते हो, अरे कंपनी बहुत ग्रो करे तो मेरा शेयर प्राइस बहुत ग्रो करेगा, मेरे को मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका की पॉइंट ये है, इट अज्यूम्स इनडेफिनेट कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसी अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगा। कभी भी इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट तभी करते हैं जब उसे लग रहा है प्रॉफिट मेरी मंजिल मिलती रहेगी लॉन्ग रन के अंदर। एग्जाम्पल, फाइनेंशियर इन्वेस्ट करते 50 लाख किसी न्यू रिटेल बिजनेस के अंदर एक ही एजम्पशन के ऊपर बेसिस पे कि भैया गोइंग कंसर्न ये है और ये आने वाले कई सालों तक मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ये हमारा मकसद होता है पीछे गोइंग कंसर्न। हम कभी भी बुरा नहीं चाहते, हम कभी भी बुरा नहीं चाहते एज एन इन्वेस्टर कि मेरा पैसा डूब जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी बनाया जाता है, ये तो ठीक है, वही फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को देखा जाता है। बाकी ठीक है, बाकी आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा। तो गोइंग कंसर्न क्या लिखा, टैगलाइन क्या लिखी थी? चलता रहे मेरा बिजनेस, प्रॉफिट मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। ठीक है, ये नहीं लिख रहा है तो मैंने बता दिया। ठीक है, सो ये गाना बहुत पुराना है, गाता रहे मेरा दिल, प्रॉफिट में नहीं, सॉरी, तू ही मेरी मंजिल। तो गोइंग कंसर्न के अंदर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट जब तक आएगा तब तक अपन धंधा करते रहेंगे। आई होप आपको एक कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। पहला नंबर बिजनेस एंटिटी, हम दोनों अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा। सेकंड नंबर कंसेप्ट है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न, जिसके अंदर मैंने आपको बोला है क्या, चलता रहे मेरा बिजनेस, जब तक चलता है, मतलब मेरा एक ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक है प्रॉफिट। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। हर चीज़ का एक वक्त होता है, लिखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त। ठीक है, हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर, फॉर एग्जाम्पल कौन है, मिस्टर पीके। मिस्टर पीके ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर धंधा चालू किया
एंड नाउ ही सेज, भाई मैं तो 10 साल बाद या 15 साल बाद जब ये धंधा बंद करूंगा तब एक साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड करूंगा कि भैया साल भर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे को इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, लॉस हुआ, सब 15 साल बाद। वो अकाउंट मेंटेन ही नहीं करा, बोले एक साथ कर लूंगा, मेरे को सब याद रहता है, मैं बहुत होशियार आदमी है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या 15 साल बाद रिकॉर्ड करना चाहिए एक साथ 15 सालों का? क्या तुम्हें इतना याद रहेगा कि 15 साल पहले ये इंसान इस तारीख को आया था, इतने बजे का माल लेके गया था? 15 साल बाद, 15 साल छोड़ो, एक महीने बाद याद नहीं रहता है ना। सो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है, अच्छा पहली बात वो तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी मैटर है। सरकार रुकेगा क्या इतने साल? तुम सरकार को बोलो सरकार 15 साल बाद आना ना टैक्स लेना, अभी तो मेरा रिकॉर्ड नहीं बना रहा हूँ, अभी कोई अपने प्रॉफिट लॉस निकालते ही नहीं है, एक साथ आने का, 15 साल बाद साथ में लेके जाने का, सरकार मानेगा तुमसे? अच्छा इन्वेस्टर मानेगा तुमसे? इन्वेस्टर को बोलो क्या रोज रोज सवाल पूछते हो रे, प्रॉफिट कमा है, एक साल 15-20 साल बाद आने का, एक बार मैं बता दूंगा पूरा। इन्वेस्टर तुमको पैसा देगा 1 रुपया भी? अच्छा तुमको खुद को बिजनेस कंटिन्यू करना है, पता कैसे चलेगा? अगर तुम अकाउंटिंग पीरियड एक टाइम पीरियड के हिसाब से बनाओगे तब पता चलेगा। लेट से क्वार्टरली बनाओगे, लेट से हाफ ईयरली बनाओगे, लेट से ईयरली बनाओगे, जब आप इतना सोच समझ के जब बनाओगे ना तब जाके बहुत मजा आएगा, नहीं तो क्या मजा आएगा? तुम खुद सोचो ना यार, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ इस साल के अंदर? तो जो भी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसको छोटे छोटे पीरियड में अपन ने बांट दिया, लेट से 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल। और अपने लिए अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, लिखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस दौरान पूरे साल भर में अपने जो भी खर्चे हुए, जो भी इनकम हुआ, जो भी हुआ, वो सब कुछ अपन क्या करते हैं, ठक करके लिख देते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के तहत। अब कुछ की पॉइंट्स है, आओ समझते हैं की पॉइंट्स को क्या क्या है। कभी भी ध्यान रखना, जो भी हम ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से बनाते हैं। क्वार्टर हो गया, हाफ ईयर, ईयरली, जो मैंने बोला। यूजुअली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ईयरली बनाती है, जो बहुत बड़ी होती है वो हाफ ईयरली, और जो बहुत 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 बड़ी होती है वो क्वार्टरली बनाती है। ये नियम है, संसार का नियम है, ठीक है? इससे अपन को परफॉर्मेंस पता चलता है अलग अलग पीरियड का। लेट से फॉर एग्जाम्पल Q1 में इतना आया था, Q2 में इतना आया था। अब इसको मैं प्रैक्टिकली तुमको लिंक करके बताता हूँ, ठीक है? चलो आओ देखते हैं, अपने गूगल देवता पे चलते हैं फटाफट। यहाँ पे अपन चलते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर, ठीक है? अरे AI मोड नहीं चाहिए रे, ऑल चाहिए। फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल पे अपन चले, अपन को मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वो देखना है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है? लेट से अपन को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सब कुछ वो देखने का है। भाई 1564 का भाव चल रहा है, ठीक है? नो थैंक्स। ये रही भाई की बैलेंस शीट, ऐड नहीं दिखाने का यार, वो भी वैगनर का दिखा रहा है, दिखाया तो BMW का दिखा। इतना बेकार है सही में यार, ऐड पे ऐड दिखाते 24 घंटे। ये देखो आप लोगों को बैलेंस शीट दिख रही है, यहाँ पे देखो मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24, मार्च 25, हर साल वो बैलेंस शीट बना रहे। देखो इतने टोटल भाई के पास, टोटल जो उनकी कैपिटल लाइबिलिटीज़ मिला के था इतना, हर साल आप देख रहे हो थोड़ा 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 बढ़ता जा रहा है। सेम तरीके से एसेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अब अपन फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इनका भाई का वो क्या कहते हैं उसको, बैलेंस शीट की बजाय अब अपन देखते हैं क्वार्टरली। अच्छा क्वार्टरली चेक करना है, अपन क्वार्टरली भी देख सकते हैं, बढ़िया लोग हैं ये लोग, ठीक है? गो कर देते हैं। सो क्वार्टरली अब अपने पास इनका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये आ गया, ये क्वार्टरली, सितंबर 24, फिर दिसंबर 24, मार्च 25, जून 25, सितंबर 25, इतने लाख करोड़ का इनका सेल्स है, इतने लाख करोड़ की इनकी फॉर एग्जांपल टोटल इनकम है, एक्सपेंडिचर इतना है, पावर एंड फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्साइज, सब तुमको दे दिया। तुमको प्रॉफिट भी पता चल गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, 11,592 करोड़ का, 11,592 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। ये तुमको पता कैसे चला? तुम क्या इससे नोट क्या कर पा रहे हो? बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ पे घट गया, सर कुछ हो गया, ऐसा लफड़ा हो गया। देखो यहाँ पे जून 25 में भाई का मस्त एकदम प्रॉफिट इतना था, और वही उसके बाद जाके कम हो गया सीधा इतने से। तो अपन इससे कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ा ही बढ़ा है, ठीक है? ये करने से अपन को होता क्या है? ये करने से अपन को एक आइडिया मिलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपन को कैसे पता चलती है? ये सारी चीज़ें अपन को पता चलती है ड्यू टू द ग्राफ्स, ड्यू टू द अकाउंटिंग पीरियड। अगर ये अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो हर साल अपने पास
डेटा कहाँ से आता, क्वार्टरली का डेटा कहाँ से आता, अगर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अपन डेटा को मेंटेन ही नहीं करते, आता कहाँ से। तो दिस, ठीक है, आप समझ रहे हो इस कहानी को, ये जो मैं बोल रहा हूँ बॉस इसलिए होता है। अपन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च, अगस्त, जनवरी, वॉट जो भी अपन को पीरियड है उस हिसाब से अपन लोग उसका डेटा निकालते हैं, ठीक है। अब सपोज ए बी लिमिटेड है, उसका क्वार्टर 1 का डेटा ये कह रहा है, क्वार्टर 2 का डेटा ये कह रहा है, क्वार्टर 3 का डेटा ये कह रहा है, तो अपन उससे एक ग्राफ बना सकते हैं, अपन उससे एक टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉसेज में है, अपन उससे पता कर सकते हैं, नहीं तो अपन को पता ही क्या चलने वाला है, समझ रहे हो। सो उस अकॉर्डिंगली अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इतना ही कहता है कि भैया स्मॉलर पीरियड में कर दो, और थोड़ा थोड़ा डेटा कंपैरिजन के लिए ज़रूरी होता है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ज़रूरी होता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग मेंटेन करा करो अपना डेटा को। अगला कंसेप्ट है बहुत, जिसका नाम है अक्रूवल कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है अक्रूवल कंसेप्ट। व्हाट इज दिस अक्रूवल कंसेप्ट? इस दुनिया में सब कुछ उधार पे होता है, इस दुनिया में सब कुछ उधार पे होता है। अच्छा, इसकी टैगलाइन लिखाई क्या, हर चीज़ का एक वक्त होता है, फाइनेंशियल ईयर की तारीख लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये पूरा लिख लेने का, डबल एंट्री सिस्टम। अभी ये इसके अंदर आएंगे अपन अक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर। एक्रूवल कंसेप्ट दोस्तों अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है अक्रूवल कंसेप्ट। क्या कहता है ये कंसेप्ट, आओ देखते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अकाउंट्स के दो अनमोल रतन, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। लिखो, अकाउंट्स के दो अनमोल रतन, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। सॉरी, इसमें नहीं है, इसमें तो मैंने लिखा है ना, इसमें लिखा है हर, इस दुनिया में हर चीज़ उधार पे होती है, वो लिखना है। अक्रूवल कंसेप्ट में आपको लिखना है इस दुनिया में हर चीज़ उधार पे होती है। व्हाट इज दिस उधार? उधार का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। आज अपन सेल करते हैं तो आज के समय में ज़्यादातर जो बिजनेस चलते हैं वो क्रेडिट पे ही चलता है। ज़रूरी नहीं है कि सेल क्रेडिट पे हो रहा है, इवन परचेज भी क्रेडिट पे हो सकता है। आप बोलोगे सर पानी पूरी वाले का धंधा तो कैश पे चल रहा है, लेकिन माल तो उधार में खरीद सकता है ना वो। फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा का पूरा धंधा कैश पे चल रहा है, लेकिन स्टाफ को सैलरी तो उधार पे जा रही है ना। कैसे? वो दिसंबर की सैलरी मैं जनवरी में दूंगा, जनवरी की मैं फरवरी में दूंगा, तो एक महीना उधार मिला ना अपन को। सो आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा अक्रूवल बेसिस पे भी। इसका एक सिंपल सा कहना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जब वो अर्न या इनकर हो जाते हैं, ना कि रिसीव या पेड होते, तब रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को जब वो इनकर हो जाते, इनकर मतलब अभी हो गया है, मतलब मेरे को फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, अभी पैसा आधा आया आधा बाकी है, मैं मान लूंगा कि ये सेल हो चुका है आज, नहीं तो कल पैसा आ ही जाएगा, इनकर हो चुका है। अक्रूवल मान के चलने का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मान के चलने का। खर्चे के अंदर भी सेम है, कैश रिसीव्ड और कैश पेड के अकॉर्डिंगली नहीं करने का। सेल कर दिया उधार में, रिकॉर्ड तो करो एक बार के लिए, क्या सेल हो चुका है। अरे सर पैसा नहीं आया तो बैड डेट लिखना ना बाद में, अभी तो एक बार रिकॉर्ड कर, नहीं रिकॉर्ड करेगा तो क्या होगा, तू भूल जाएगा कि मेरा सेल कितना हुआ था। तो रिकॉर्ड अभी के भी करना पड़ेगा। तो वो यही कहना चाहता है वो। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है, अकाउंट्स कहता है कि भैया कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को अपन को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए जब वो इनकर हो जाते हैं या अर्न हो जाते हैं, ना कि पेड हो जाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, ठीक है। बाकी तो ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन का उसने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल कैश हो तो तुरंत रिकॉर्ड करना ही है उसको। मान लो आपने कैश में सेल किया है तो आप एंट्री करोगे कैश टू सेल्स। अगर आपने उधार में सेल्स किया है तो कोई बात नहीं, डेटर टू सेल्स कर दो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दो तो भी चलेगा। मतलब सेल्स तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है उधार में। इस दुनिया में ऑलमोस्ट सारे के सारे बिजनेस कैश या क्रेडिट पे ही होते हैं, और 99% बिजनेस क्रेडिट में होते हैं किसी न किसी तरह का। 99 के मैं तो कहता हूँ 100% ही है। सिर्फ एक ही बिजनेस है जो अक्रूवल में नहीं होता, सिर्फ एक ही बिजनेस है। कौन सा है बताओ? ओनली वन बिजनेस जो अक्रूवल पे कभी नहीं होता है, ठीक है। सो उस बिजनेस का नाम है, जो सड़क पे भिखारी भीख मांगता है ना, वो कैश बिजनेस है, प्योर अक्रूवल बिजनेस नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हैप्पी से कोई भिखारी आया भीख मांगने के लिए, हैप्पी ने बोल दिया भैया कल सुबह पक्का दे दूंगी, अभी तो मेरे पास 10 रुपये कैश नहीं है। उसने मस्त अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी, बोले आउटस्टैंडिंग अक्रूड इनकम कल आने वाली है सुबह, तो रिकॉर्ड करके लिख देता हूँ अक्रूड इनकम बाकी पड़ी है। ऐसा हुआ कभी आज तक? अच्छा, तुमने उसको वादा भी कर दिया तो क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? क्योंकि भरोसा नहीं है ना, सर्टेनिटी नहीं है, कल कोई आएगी नहीं आएगी, क्या भरोसा। तो बस वो एक अकेला बिजनेस है जो कैश में होता है, बाकी कोई भी बिजनेस दुनिया में कैश में नहीं होता है।
ठीक है, सब अक्रूवल पे ही हो रहा है आज के समय में, क्रेडिट पे ही हो रहा है, वही एक बिजनेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट उसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। लिखिए इसके लिए टैगलाइन, अपना सपना मनी मनी। अपना सपना मनी मनी। मनी हो तो रिकॉर्ड करने का, आगे उसी में लिखने का, मनी हो तो रिकॉर्ड करने का, मनी हो तो रिकॉर्ड करने का। ठीक है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। केवल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, भले वो कितने भी इंपॉर्टेंट हो। जो मनी में मेजर हो सकते हैं बस वही रिकॉर्ड करो, जो मनी में मेजर नहीं हो सकते वो रिकॉर्ड नहीं करने का। एग्जाम्पल देते हैं ना तुमको, तुमने एसेट खरीदा, कोई वैल्यू होता है उसका, रिकॉर्ड करने का, खत्म बात। एसेट का वैल्यू है, तुमने सैलरी चुका है, वैल्यू है उसका, रिकॉर्ड करने का। तुमको फीस मिला, वैल्यू है उसका, रिकॉर्ड करने का, क्योंकि पैसा है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। भाई साहब, मैं किस चीज़ से कमाता हूँ? मैं आदित्य जौहर किस चीज़ से कमाता हूँ? बताओ, सबसे ज़्यादा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट। नहीं, ऑनलाइन तो ठीक है, और मेरे में अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे मैं कमाता हूं? बताओ। टीचिंग। और मेरे अंदर भैया सबसे इंपॉर्टेंट एसेट पता है? मेरी पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कौन सा है? मेरा दिमाग। मैं पूरा पैसा जो कमाता हूं किसके भरोसे कमा रहा हूं? इसके भरोसे और इसके भरोसे। ये जो मैं बोलता हूं बस इसी से मैं पैसा कमाता हूं, मेरे दिमाग के भरोसे पैसा कमाता हूँ। आज सिंगर है, किस चीज़ से पैसा कमाता है? पूरा का पूरा पैसा किससे कमाता है? गले से। एक दिन गला खराब, माइंड बाई चांस, खत्म, उसका धंधा खत्म। तो एक साथ देखा जाए तो सबसे बड़ा एसेट तो क्या है? ये सब थोड़ी है, एसेट तो ये है। बट क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ मॉनिटरी टर्म से? क्या मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है? क्या मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है? डू आई नो दैट कि इसकी वैल्यू कितनी है? भाई फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, 500 रुपये, 5 करोड़ रुपये, 500 करोड़, 10,000 करोड़, कितनी, क्या पता? वी नेवर नो दैट। आज फुटबॉलर पैसा जो कमाता है वो अपने लेग से कमाता है, लेग नहीं हो तो खत्म हो गया फुटबॉलर। तो बस कहने का मतलब समझो कि वो स्किल है या वो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो किस चीज से पैसा कमाते हैं? एक्टिंग स्किल्स, और दूसरा उनका थोपड़ा, उनका चेहरा। अगर ये सुंदर है तो चलेगा। कभी तुमने देखी बदसूरत हीरोइन बन गई? बदसूरत हीरोइन बन गई, कभी देखा तुमने? नहीं, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। बट क्या इसको मेजर कर सकता हूं मॉनिटरी में? भैया ये जो मेरा चेहरा है, ब्यूटी है, वो 500 करोड़ की है, चलो लिख देते हैं बुक्स के एसेट्स के अंदर 500 करोड़ ब्यूटी। मेरे धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एम्प्लॉइज। कोई भी धंधे में, मेरे नहीं, कोई भी धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ऑनेस्टी तो सबसे बड़ा एसेट है, लिख देते हैं ऑनेस्टी 100 करोड़। वी कैनॉट मेजर इट। तो सिंपल गणित है, वो नहीं लिखा जाता है। तो क्वालिटेटिव चीज़ें जो नॉन मॉनिटरी होती है वो नहीं लिखा जाता है। नॉन इकोनॉमिक जिसे अपन कहते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती, चाहे वो कुछ कितनी भी हो। वर्किंग कंडीशन हो गया, एम्प्लॉय की स्किल हो गई, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड वैल्यू हो गया, वी कैनॉट रिकॉर्ड इट। ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी है जिसका वैल्यू है, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा 2 करोड़ का, वैल्यू है, रिकॉर्ड करो ना यार, कौन मना कर रहा है तुमको? कंपनी में फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आया, अरे सॉरी एम्प्लॉय तो बहुत जबरदस्त, इसके पास दिमाग बहुत जबरदस्त है, एसेट अपने पास एक नया आ गया, चलो रिकॉर्ड करते हैं। एम्प्लॉय पॉसिबल नहीं है यार, क्यों कर रहे हो रिकॉर्ड? पॉसिबल नहीं है वो। सिंपल पॉइंट समझ गए? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इतना ही कहता है, अपना सपना मनी मनी। जब जब मनी मनी हो तब तब रिकॉर्ड रिकॉर्ड, जब जब मनी 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 हो तो रिकॉर्ड नहीं करने का। मतलब मेरा सपना सिर्फ मनी है और कुछ भी नहीं है। नॉन मनी नॉन रिकॉर्ड, खत्म कहानी। ये लिखा हुआ है देखो, कैन बी रिकॉर्डेड लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, कैश, ये सब रिकॉर्ड करा जा सकता है क्योंकि इनकी मॉनिटरी वैल्यू है। ये सब नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इतना ही कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहता है। ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे बॉस, इसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। फटाफट रेडी स्टडी गो, लिखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है अकाउंट्स के 2 अनमोल रतन होते हैं, एक का नाम होता है डेबिट और एक का नाम होता है क्रेडिट। आपने फिल्मों में सुना होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे करण अर्जुन नहीं है रे, कौन आता है? आता है डेबिट और क्रेडिट है, आता डेबिट और क्रेडिट है। तो बेचारी वो क्या है, वो जो हीरोइन थी वो एक्चुअली लाइनें भूल गई थी।
मेरे दो अनमोल रतन, एक राम और एक लखन, ऐसा फिल्म में लाइनें होती है। वो बाई चांस बेचारी भूल गई थी, उसको बोलना था डेबिट और क्रेडिट, क्या करें भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर एक सिंपल सा चीज़ लिखो, लिखो 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 जल्दी लिखो। इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है, इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है वो एक न एक दिन क्रेडिट जरूर होगा। इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है वो एक न एक दिन क्रेडिट जरूर होगा, ये कंफर्म है। भाई साहब जब तुम दुनिया में आए थे ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जब तुम दुनिया में आए थे डॉक्टर ने बोला था आपके घर पे डेबिट हुआ है, ठीक है, डेबिट कम्स इन। जब तुम दुनिया से जाओगे तो लोगों को बोलना क्या चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही होना चाहिए। तुम्हारे घर पे मेहमान आवे ना तो जोर जोर से चिल्लाने का डेबिट डेबिट डेबिट, मेहमान कम्स इन। जब मेहमान जावे जोर जोर से चिल्लाने का क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जोर से चिल्लाने का, तो उसको लगेगा बच्चा पढ़ रहा है कुछ। आज घर पे जाके सही में करना। फॉर एग्जाम्पल मम्मी रोटी वोटी कुछ लाए या सब्जी लाए तो बोलने का सब्जी डेबिट, रोटी डेबिट, जोर जोर से चिल्लाने का, इरिटेट करने का थोड़ी देर के लिए। फिर उनके बाद उसको क्या बोलेगा, जैसे ही वो जा रहे हैं ना, सब्जी क्रेडिट, रोटी क्रेडिट, मम्मी क्रेडिट, ठीक है। सो मम्मी बोलेगी कर क्या रहा है भाई, तू क्या कर रहा है, आज पागल हो गया क्या तू। बोलने का आज हमने नया सीखा, डेबिट क्रेडिट सीखा है, ठीक है। थोड़ा इरिटेट करने का, तब लगेगा मजा आ रहा है लाइफ में, है ना। सो डेबिट और क्रेडिट दुनिया के दो अनमोल रतन है, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। बाबा लोग ये लोग प्रवचन देते हैं मस्त एकदम, खाली आता है खाली आते जाना है, ऐसा प्रवचन देते ना, क्या लेकर आए क्या लेके जाना है। सिंपल बोलने का, सिंपल बोलने का, भाई एक न एक दिन डेबिट हुए हो, एक न एक दिन क्रेडिट तो जरूर होंगे। तो हर बच्चा जो उधर लोग आ रहे हैं वो सब अकाउंट सीख जाएंगे पूरा, ठीक है। सो वही चीज़ है बॉस, आप लोग अकाउंट्स को जब तक फन तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक वो टफ ही लगेगा। जब आप अकाउंट्स को फन तरीके से पढ़ना शुरू हो जाओगे, हर चीज़ के अंदर अकाउंट्स देखना शुरू हो जाओगे, तब आपको अकाउंट्स भी बहुत आसान लगना लग जाएगा, ठीक है। लिटरली अकाउंट्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक्चुअली कंटेंट को रटवा देते हैं कि भैया ये रट लो, ये रट लो, वो रट लो। रटना नहीं है, समझना है उस पॉइंट के। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले वापस। पूरे फोकस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ते हो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कन्फर्म है, वो श्योर है, ठीक है। इतना याद रखो। ये देखो यहाँ पे ये तराजू है, ये तराजू एक्चुअली प्रॉपर बनाया भाई ने, हर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, तभी तो बैलेंस शीट कहते हैं उसको, क्योंकि उसने बैलेंस कर लिया। असेट उतनी की उतनी, लाइबिलिटी उतनी की उतनी, एग्जैक्ट बैलेंस हो गया। मतलब जितना डेबिट उतना उतना क्रेडिट, LHS इज इक्वल टू RHS होना जरूरी है। समझ रहे हो बात को, डेबिट और क्रेडिट होगा ही होगा हर ट्रांजेक्शन में। एग्जाम्पल सर बताओ क्या हो सकता है। अरे भाई बताता हूँ, देख तूने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार खरीदी, कार इज एसेट, कार कम्स इन कार अकाउंट डेबिट। तू गया क्या तेरी जेब से, कैश गया टू कैश, हो गया इफेक्ट। तूने सैलरी चुकाई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी एक तरह से क्या है एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया टू कैश, कैश गोज आउट है, क्रेडिट कर दिया। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, कंफर्म है, श्योर शॉर्ट है। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको लिख लो, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है। कारण हर वो चीज़ दुनिया में जो भी है उसका डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट होगा ही होगा, गारंटी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसका डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। याद रहेगा अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट होना जरूरी है, डबल एंट्री सिस्टम। इसीलिए अगला कंसेप्ट उसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग, इधर से उधर मैच करने का मस्त, ठीक है। सो आंसर इज नो, ये नहीं करना होता है। बताते क्या करना होता है, लिखो हिंदी में लिखो पहले तो। इस साल के सारे खर्चे इस साल की सारी इनकम के सामने मैच करके नेट प्रॉफिट निकालो। इस साल के सारे खर्चे इस साल की सारी इनकम के सामने मैच करके क्या करो, नेट प्रॉफिट पता करो। इस साल के सारे खर्चे इस साल की सारी इनकम के सामने मैच करके नेट प्रॉफिट निकालो। आप याद करो, आप लोग क्या करते थे पता है, ऐसे P&L अकाउंट बनाते थे मस्त एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर एक साइड में आप लोग क्रेडिट साइड में हमेशा, ये देखो ये P&L अकाउंट बनाए,
यहाँ पे क्रेडिट में आप सारी इनकम्स लिखते थे, हर प्रकार की इनकम, चाहे सेल हो, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे कमीशन, और यहाँ पे सारे आप एक्सपेंस लिखते थे, चाहे परचेज हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, बैड डेट हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पे लिख देते। तो अंत में आपको एक रिजल्ट मिलता था, उसका नाम होता था नेट प्रॉफिट। तुमने अल्टीमेटली करा क्या, मैच ही तो करा है, इधर के सारे को मैच कर दिया, जो बचा वो नेट प्रॉफिट हो गया या नेट लॉस हो जाए, यही तो करते थे। इसी कंसेप्ट को मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। All the incomes of the current year या revenues of the current year should be matched with all the expenses of the current year in order to determine the true profit or loss. ये देखो बुकिश लैंग्वेज पूरा ऊपर लिखा हुआ है, all the revenues earned in an accounting period should be matched with the expenses incurred in the same period to determine the true profit or loss. Always, अरे अकेले रेवेन्यू से कुछ पता नहीं चलेगा और अकेले एक्सपेंस से कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम नेट प्रॉफिट में या लॉस में। सिर्फ और सिर्फ खर्चे लिख के रख दिए, क्या ही पता चल जाएगा भाई, रिकॉग्नाइज तो करो उसको। और कौन से, सालाना, इस साल में ध्यान रखने का, सेम अकाउंटिंग पीरियड के पिछले साल के खर्चे, इस साल की इनकम, ये तो गलत हो गया ना। पिछले गधा घोड़ा एक भाव नहीं होता, गधा गधा एक भाव होता है और घोड़ा घोड़ा एक भाव होता है। तो पिछले साल का खर्चा इस साल की इनकम के सामने कहाँ से सेट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। आप तुरंत अगर प्रॉफिट पता करना है तो आपको तुरंत आपको एक्सपेंस और इनकम को टैली करके रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझाते आओ, देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आपके सामने रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, यहाँ पे एक्सपेंसेस और यहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे के सारे क्या करे, ये करंट अकाउंटिंग पीरियड है, इसमें सारे के सारे आपने क्या करे, ये वाली जो जगह है रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, यहाँ पे उसके सामने सारे एक्सपेंसेस टैली करे, ठक ठक ठक, उसके बाद अल्टीमेटली क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे पॉइंट को समझो, कॉग्स का मतलब होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 6 लाख का था, तुम्हारा सेल्स हुआ 10 लाख का, आ गया प्रॉफिट अपने आप ही 4 लाख रुपए का। लागत लगी 6 लाख और बेचा 10 लाख में, तो आगे आपने आप प्रॉफिट 4 लाख का। भाई ये किससे पता चला, मैचिंग कंसेप्ट से पता चला। इतना ही है मैचिंग कंसेप्ट के अंदर, वो कुछ भी नहीं है। इस एक्यूरेट फाइनेंस स्टेटमेंट का डेटा अपन निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट, फटाफट लिखेंगे। अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट। आओ दोस्तों सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या है इसका मतलब। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, ऑल द मतलब इसको हिंदी में अगर अपन को लिखना है, जब फाइनली कंफर्मेशन मिल जाए, जब फाइनली कंफर्मेशन मिल जाए कि काम हो गया, तब रिकॉर्ड करने का। जब फाइनली कंफर्मेशन मिल जाए कि काम हो गया तो रिकॉर्ड करने का। तो ये कंसेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि रेवेन्यू को आपको तब रिकॉग्नाइज करना है जब वो रियलाइज हो जाए। एग्जाम्पल समझाता हूं रे, समझ। ये मैडम दिख रही है तुमको, ये मैडम के पास एक ऑर्डर आया 12 जनवरी को, ये मैडम के पास ऑर्डर आया 12 जनवरी को, डिलीवरी मिली 31 जनवरी को, दी गई मतलब कस्टमर को। तो वो ऑर्डर आया उसी दिन रिकॉर्ड करने का या फिर जिस दिन एक्चुअल में डिलीवरी दी उस दिन रिकॉर्ड करने का। आंसर इज जिस दिन डिलीवरी दी उस दिन। ऑर्डर तो भैया दिन में 100 आएंगे, कंफर्म कितने होंगे, सबको रिकॉर्ड करके रख देंगे क्या। रियलाइज कब हुआ, कंफर्मेशन कब मिला, डिलीवरी ले ली भाई ने, मतलब हो गया। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तो तुमने मेरे से इंक्वायरी करी, सर CA की फीस कितनी है, और मैंने लेकर कर दी रिकॉर्ड, अरे बच्चा आ गया चलो रिकॉर्ड करते हैं। अबे कंफर्मेशन थोड़ी आया है, उसने सिर्फ तेरे से इंक्वायरी करा है, सर CA की फीस कितनी है, मुझे एडमिशन लेने का मैं सोच रहा हूँ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब वो पेमेंट भरेगा। जब वो पेमेंट भरेगा मेरा कंफर्मेशन हो गया, हाँ अभी तो पेमेंट आ गया, अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट वही कहता है बॉस, जिस दिन तुम्हें रियलाइज हो जाए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड, उस दिन रिकॉर्ड करो। तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक ऑर्डर मिला है, सिर्फ जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन मिलने के बाद रिकॉर्ड करने का। सेल्स रिकॉर्डेड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। इससे गलत या ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ रिकॉग्निशन नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया भाई ने पूरा, जनवरी 12 ऑर्डर ऑफ 10 लाख प्लेस्ड, नो 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 डू नॉट रिकॉर्ड इट, अभी नहीं करेंगे रिकॉर्ड। किस दिन करेंगे, जिस दिन, ये देखो यहाँ पे टिक मारा है उसने, कब, डेटर वाले दिन। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधार में भले वो चलेगा लेकिन रिसीव कर लिया ना माल उसने, इसलिए ठीक है। इससे गलत प्रॉफिट नहीं आते, सही प्रॉफिट आते एकदम। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे। सो अभी तक मैचिंग कंसेप्ट हो गया। अब अगला कंसेप्ट है बॉस जिसका नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। मजेदार कंसेप्ट अगेन, एक और मजेदार कंसेप्ट है अगेन, एक और, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है, एक भी डाउट पक्का है,
बढ़ू आगे फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जब जो हो गया वो हो गया। लिख लो, कितना मस्त बताया मैंने। जब जो हो गया वो हो गया, जब जो हो गया वो हो गया। ये क्या होता है जब जो हो गया वो हो गया? बताता हूं, देखो ना। इंग्लिश में लिखने का, असेट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट। असेट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंट को समझना। अपन ने असेट का ऑर्डर दिया, ठीक है, अपन ने असेट का ऑर्डर दिया 12 जनवरी को, अपन को डिलीवरी मिल गई 31 जनवरी को लेट से, फॉर एग्जांपल 31 जनवरी को अपन को डिलीवरी मिल गई। अब यहाँ से लेके, ऑर्डर से लेके यहाँ तक के जो भी तुमने अगर पेमेंट करा है, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी करा है, चाहे वो परचेज प्राइस करा है, चाहे फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट करा है, पिछले चैप्टर में मैंने सिखाया था आपको कैपिटल ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो जब तक असेट पुट टू यूज़ ना हो जाए वहाँ तक के सारे खर्चे अपन को जोड़ने होते हैं। जब तक असेट प्रॉपरली मतलब टोटल ना हो जाए वहाँ तक के सारे खर्चे अपन को जोड़ने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अपन ने लैंड खरीदा था लेट से 10 लाख रुपए में, इनवॉइस प्राइस 10 लाख का था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी लैंड नहीं रहे, मान लो मशीन अपन ने खरीदा 10 लाख रुपए में, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगा 50,000 का, उसमें इंस्टॉलेशन लगा 25,000 का, टोटल कॉस्ट अपन रिकॉर्ड करेंगे 10,75,000। एंड अब फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में इसका मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपये भी हो गया, वी विल नॉट रिकॉर्ड एट 9 लाख रुपये, हम लोग 10,75 पे रिकॉर्ड करेंगे। 50 लाख हो गया 10,75 पे, 500 करोड़ हो गया 10,75 पे, जितने पे एक्विजिशन करा था हिस्ट्री में, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितना हिस्ट्री के अंदर आपने रिकॉर्ड जितने में मतलब खरीदा था उतने पे ही बुक्स में उसको कैरी ऑन करना है। आप भाव बढ़े घटे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। असेट का जो भाव होता है जितने में खरीदा उतने पे ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इररिस्पेक्टिव भाव में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो भी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव भाव में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो भी। ये कंसेप्ट एक ही चीज़ बताता है अपन को, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। ठीक है, की पॉइंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट इंक्लूड परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट टू मेक द एसेट रेडी फॉर द यूज। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस को इग्नोर किया जाता है पूरी लाइफ के अंदर, ठीक है। और टोटल जो मैंने बोला सबको जोड़ देने का, ये पूरा का पूरा दे दिया इसने। इससे क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, मशीन हमेशा रिकॉर्ड रहेगी 10,75 पे, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं बॉस, वो तो ऐसे उल्लू बनाने के लिए दिया तुमको, ठीक है। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में। यहाँ तक काफ़ी हद तक अपन ने कवर कर लिया है। अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है कंजर्वेटिज्म। अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है कंजर्वेटिज्म। आओ समझते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल फेल होने वाले हो तो क्या मतलब रिजल्ट का इंतज़ार करोगे या अभी से तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए? अभी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के रिलेटिव की डेथ होने वाली है, तुम हॉस्पिटल के अंदर हो, डॉक्टर तुमको आता है तो ऐसे कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है कि सर गए वो तो मर गए, ऐसे बोलता है क्या? ऐसे नहीं बोलता। तो कैसे बोलता है वो? इन्फॉर्मेशन अगर देगा तो कैसे देगा वो? थोड़ी सर तबीयत सीरियस है, भी कुछ भी हो सकता है। मतलब उसने तुमको क्या करा, थोड़ा सा पहले से ही चेता दिया, आगाह कर दिया, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया ताकि तुम सदमे में ना पहुंच जाओ। सर क्रिटिकल कंडीशन है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट कुछ भी हो सकता है, लेट्स प्रे, ऐसे ही बोलेगा वो। जबकि उसको पता है इंसान मरने वाला है, लेकिन वो एकदम से रिपोर्ट नहीं देता है मर जाएगा, खात ऐसा मर गया, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है नुकसान अगर होने वाला है तो धीरे 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 पहले से बताना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर एकदम से बता दिया तो दूसरे इंसान को भी सदमा लग के वो भी चला जाएगा। इसलिए माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है पहले। तुम फेल होने वाले हो भैया, आज से तैयारी शुरू कर देना। जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, अगर आपको पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, अभी से तैयारी शुरू कर दो। और हर बच्चा करता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो को दूसरा एग्जाम्पल, भाई यही प्रॉफिट का एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर में बेटा हुआ, बेटी हुई, जो भी हुआ, डॉक्टर सीधा कैसे आके जवाब देता है? डॉक्टर ऐसे बोलता है सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अरे खुशी लाओ मिठाई लाओ, पेड़ा बेटा हुआ है, एकदम सीधा लाके बता ही देता है, एकदम सीधा। कभी ऐसा हुआ कि भाई किसी इंसान के बेटा वाले सदमा हो गया, अरे चले गए चलो,
क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इंसान दुखी नहीं होता है, प्रॉफिट में इंसान खुशी खुश होता है। तो प्रॉफिट तो जब होगा तब तुरंत दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस को पहले से बताओ। तो बेटा हो या बेटी होवे तो क्या वो बेचारा एकदम से बम फोड़ दे सकता है, क्योंकि इंसान को सदमा नहीं लगता। तुमने कार खरीदी, तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार खरीदी 50 लाख के अंदर, कार फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आने वाले समय में गिरेगी कंफर्म है, 20 लाख पे आ जाएगी। हर साल 10-10 लाख तुम्हें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहिए पहले से ही, ताकि तुम्हें पहले से पता रहे कि इसका तो नुकसान होने ही वाला है। बट कभी भी ध्यान रखना, जब आप अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हो, एप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं क्या कभी अपन? लैंड है 500 रुपये में खरीदी थी, 1000 रुपये की हो गई, कभी करा तुमने एप्रिसिएशन ले 500 रुपये? क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है। जिस दिन बेचोगे पता चला साला बिका 500 में, तो भी भले वैल्यूएशन मार्केट में कुछ भी हो। सो प्रॉफिट्स को अपन कभी रिकॉर्ड नहीं करते, एंटिसिपेट करके नहीं रखते, अरे प्रॉफिट होने वाला चलो लिख देते, नहीं, लॉस पहले से लिख देते, बैड डेट होने वाला है लिख के रखते हैं। अब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल हैप्पी बॉडी हैप्पी हो गई पढ़ाने से मेरे, और हैप्पी हो गई इसने डबल पैसा मेरे को दे दिया, ठीक है, तो मैं क्या रिकॉर्ड करके रख दूँ डबल पैसा आने वाला, ये डबल पैसा आएगा अगर, तो उस दिन लिख दूंगा, अभी कंफर्मेशन थोड़ी है। बट मुझे पता है ये अनहैप्पी है, तो मुझे अभी से लिखना पड़ेगा बैड डेट। समझ रहे हो कहानी को? तो वो चीज़ को समझो कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है, प्रूडेंस, इसके अंदर इसका जो पार्ट है उसका नाम है प्रूडेंस, प्रूडेंस, ठीक है। ये कहता है भैया सावधान हो जाओ, कॉशन, सावधान हो जाओ, क्योंकि लॉस होने वाला है। फायदा, अरे फायदे के बारे में मत सोचा करो यार, तुम ऐसा बोलता है, फायदा जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। इसकी भाषा ये है, बुक इज एंटिसिपेट ऑल प्रोबेबल लॉसेज इमीडिएटली बट डू नॉट रिकॉग्नाइज एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। मतलब प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट्स अंटिल दे आर रियलाइज्ड। रियलाइज हो जाए तो बात खत्म, फिर तो रिकॉर्ड करना ही करना है। इसी का एग्जाम्पल है बैड डेट, इसी का एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, इसी का एग्जाम्पल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप याद रखो इन्वेंट्री को अपन कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जो कम है अपन उतने पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट में बिक रहा 50 में है और हमारे को घर में पड़ा है 80 में कॉस्टिंग, हम 50 पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, क्योंकि अब 80 में मेरे से कोई नहीं खरीदने वाला। जब मार्केट में 50 में बिक रहा है तो मेरे को 50 पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका कारण यही है कि लॉस अगर होता है तुरंत इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाए, सरकार को टैक्स कम भरना पड़ेगा। तुमने अगर फॉर एग्जांपल अननेसेसरी का प्रॉफिट चढ़ा दिया, पता चले जिस दिन, अभी टैक्स तो भर दिया तुमने सरकार को प्रॉफिट के नाम पे, अब जिस दिन फॉर एग्जांपल के तौर पे लॉस हो जाए, मतलब वो काम हुआ ही नहीं, तुमने सोचा था कि 500 का एसेट 1000 में बिक जाएगा, तुमने लेके 500 का प्रॉफिट चढ़ा दिया, 500 करोड़ लेट से, सरकार तो आ जाएगा ला टैक्स ला लेके आ जा चल। अब जिस दिन बेचने का वो बिका 500 में ही, अब अगले साल आप जाओ वापस सरकार के पास, ओ सरकार पिछले साल 500 करोड़ रुपये का टैक्स भरा था, लाओ वापस दे दो, वो बिका ही नहीं है, देगा तुमको सरकार वापस? तो फिर ऐसी हरकत करना ही क्यों? पहले से ही ट्रू दिखाओ ना, एकदम सही दिखाओ, लॉस होने वाला है, लॉस में सरकार को देख भाई लॉस हो सकता है, या और सरकार खुद बोलती है भाई लॉस है तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रोबेबल लॉसेज है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, प्रॉफिट को इग्नोर करो। ये एग्जाम्पल मैंने दे दी ऑलरेडी। इसका कारण ये कि ताकि रियलिस्टिक दिखे एकदम, और कहीं पे भी अपना जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू एंड फेयर रहे, गलत नहीं रहे कहीं पे भी। ऐसा नहीं कह सके आगे जाके कि भाई तुमने तो धोखा दिया था, अबे मैंने लॉस के बारे में पहले लिखा है, देख क्या धोखा दिया था मैंने, सब कुछ सच सच बताया तेरे को, कुछ भी उल्टा नहीं बताया तेरे को। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। आई होप आपको पूरा कंजर्वेटिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, मैंने हिंदी भाषा लिखाई क्या इसकी, ओके। इसमें हिंदी में इसको कहा जाता है नुकसान हो तो रिकॉर्ड, प्रॉफिट हो देखा जाएगा। नुकसान हो तो रिकॉर्ड, प्रॉफिट हो तो देखा जाएगा, नुकसान हो तो रिकॉर्ड, प्रॉफिट हो तो देखा जाएगा। इतने से याद रह जाता है, ठीक है। चलिए, सो पर्टिकुलर इस वीडियो की अगर अपन बात करिए, ऑलमोस्ट 1 आवर का हो चुका है, तो अपन को ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन बाकी के जो 3-4 कंसेप्ट अभी बाकी है वो अपन अगले वाले वीडियो के अंदर करेंगे। पूरा डिटेल में मेरे को लेना होता है इसलिए, और आगे के 3 जो कंसेप्ट है वो है भी इम्पोर्टेंट, और ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरे मन लगा के पढ़ लेने का, ठीक है, फुल ऑन इतना डिटेल में अपन पढ़ लेंगे कि उसके बाद आपको वापस दोबारा पढ़ने का नहीं जरूरत पड़ेगा। और ये जो चीज़ें लिखी हुई ना, ये अपने नोटबुक में एज ए नोट्स के तौर पे आप खुद ही बनाना, जो भी लिखा हुआ है एज ए नोट्स के तौर पे आप खुद बनाओ, क्योंकि ये बुकों के अंदर जो है ना बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ना एग्जाम्पल दिए हुए, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिख दिया, वो भी थ्योरेटिकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे प्रॉपर बताया कि किसका क्या मतलब होता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर ऐड ऑन करूँगा एंड कल आपको इसका बाकी का कंसेप्ट कराऊंगा। तो पार्ट 1 के अंदर इतना काफ़ी है, पार्ट 2 अपन कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, टाटा बाय बाय।
मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को यूँ फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।